लास्ट वीडियो में मैंने आपको चैप्टर 4 आदिवासी बीटू और एक स्वर्ण युग की कल्पना के 2 पेजेस को ब्रीफ में समझा दिया था। मैं आगे के नेक्स्ट पेजेस को आपको ब्रीफ में समझाने जा रही हूँ। पहले मैंने आपको समझा दिया था कि आदिवासी किस प्रकार से अपना जीवन यापन रहते थे, किस तरह के आदिवासी जंगलों में अपना गुजर बसर करते थे। अब मैं बताऊंगी औपनिवेशिक शासन से आदिवासियों के जीवन पर क्या असर। औपनिवेशिक शासन यानी जब अंग्रेजों का ब्रिटिश सरकार का यहाँ पर आगमन हुआ तो उनके जीवन पर क्या क्या असर पड़ने शुरू हो गए। तो सबसे पहले तो ये देखिए आदिवासी मुखियाओं का क्या हुआ। आदिवासियों के जो मुखिया थे, जो उनका कबीलों का जो सरदार था, जो मुखिया होता था, जिसके हाथ में पूरी कबीले की शासन शक्ति होती थी, कबीले का नियंत्रण होता था, तो सबसे पहले तो उसके नियंत्रण पर असर पड़ा। ब्रिटिश ने सारे रूल जो थे, जो शासन था अपने हाथ में ले लिया था, उनके सारे नियम कायदे बदल दिए थे और ये कह दिया था कि मुखिया भी अब ब्रिटिश सरकार के द्वारा बनाए गए नियमों का पालन करेंगे, उन्हीं कानूनों को अपनाएंगे। तो जो मुखियाओं के हाथ में शक्ति थी, पावर थी, वो कम हो गई और उन्हें ब्रिटिश सरकार के अनुसार चलना पड़ा। उसके बाद आता है आपका घुमंतू काश्तकार का क्या हुआ। जो घुमंतू काश्तकार मतलब जो घूम घूम कर जंगल में खेती किया करते थे, तो एक टुकड़े पे खेती की, वहाँ फसल उगाई, फिर वो पक गई, उसे काटा, फिर दूसरे जगह पे चले जाते थे। तो उनका क्या हुआ। तो घुमंतू काश्तकारों की वजह से ब्रिटिश सरकार को या अंग्रेजों को बहुत ज़्यादा परेशानी होती थी। उनसे इनको कंट्रोल में रखना आसान नहीं हो पाता था, क्योंकि जगह जगह भटकते रहते थे, तो इनका नियंत्रण मुश्किल था। तो सरकार ने नियम बनाया कि लोगों को नाप नाप के भूमि इनके हिस्से में दे दी और कह दिया कि आप इसी हिस्से में अपना खेती करोगे और लगान दोगे। तो उन्होंने सोचा कि इस वजह से ये एक जगह पर टिक कर रहना शुरू कर देंगे और इनको नियंत्रित करना आसान हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं हो पाया, क्योंकि जो भूमि उनको नाप नाप कर दी गई थी, तो कहीं पर पानी की कमी की वजह से ज़मीन सूखी होती थी, तो हल चलाना मुश्किल हो जाता था। तो घुमंतू काश्तकारों को कंट्रोल करना अंग्रेजी शासन के हाथ में नहीं आ पाया, मुश्किल हो गया था, वो ऐसा नहीं कर पाए। और घुमंतू काश्तकारों ने नए तरीके से खेती करने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि हम अपने पारंपरिक तरीक़ों से ही, पुराने रीति रिवाजों से ही अपनी खेती करेंगे। फिर अंग्रेज हार कर आखिर ब्रिटिश सरकार ने अंग्रेज़ों को उनकी बात माननी पड़ी और उन्होंने कबीलों को जंगल के कुछ हिस्सों में घुमंतू खेती करने की छूट दे दी। अब वन कानून और उनके प्रभाव। पहले भी हम देख चुके हैं आदिवासियों के जीवन पर कानूनों का बहुत प्रभाव पड़ता है, क्योंकि आदिवासियों का जीवन किससे है, जंगल से। अगर जंगल से रिलेटेड कोई नियम कायदे कानून बनेंगे तो उसका सीधा प्रभाव आदिवासियों पर पड़ेगा। और अंग्रेजों ने सभी जंगलों को अपने कब्जे में ले लिया था। उन्होंने कुछ जंगलों को आरक्षित घोषित कर दिया था और कुछ जंगलों को राज्य की संपत्ति घोषित कर दिया था। आरक्षित जो किया था, वहाँ पर इमारती लकड़ी की पैदावार होती थी और इमारती लकड़ी से फर्नीचर और बाकी काम जो थे उनका व्यापार चलता था, जो अंग्रेजों के लिए फ़ायदेमंद था। तो इसलिए अंग्रेजों ने कुछ हिस्से को आरक्षित घोषित कर दिया था। वहाँ जंगल आदिवासियों का जाना निष्कासित था, कि वहाँ आदिवासी नहीं जा सकते थे। इससे जो आदिवासी जंगल के उत्पादनों को इकट्ठा करके बाजार में बेचकर अपना जीवन यापन करते थे, तो उनके जीवन पर बहुत ज़्यादा असर पड़ा। क्योंकि कुछ तो राज्य की सीमा घोषित हो गया, फिर राज्य का हिस्सा है, कुछ अंग्रेजों ने वैसे आरक्षित कर दिया। तो आदिवासियों के लिए जंगल जो था सीमित हो गया था और उनको पूरी तरह से जो जंगल के उत्पादन थे वो प्राप्त नहीं हो पा रहे थे, और जिससे वह बाजार में बेच के अपना जीवन यापन करने में उनको परेशानी हो रही थी। और उसके बाद क्या हुआ, आदिवासियों के समूह ने इन जो औपनिवेशिक कानून थे इनको मानने से इनकार कर दिया और उन्होंने अपने क्या किया, पुराने तौर तरीक़ों से चलने के लिए वो मजबूर होकर उन्होंने विद्रोह कर दिया था। 1906 में सोंगम संग्रमा द्वारा असम में और 1930 के दशक में मध्य प्रांत में वन कानून के विरुद्ध वन सत्याग्रह विद्रोह हुआ। उसके बाद आई व्यापार की समस्या। अब धीरे धीरे आपने देखा कि ब्रिटिश सरकार की वजह से, औपनिवेशिक सरकार की वजह से आदिवासियों का जो था जीवन यापन में बड़ी परेशानी हो रही थी। कहीं तो ज़मीन आरक्षित कर दी, कहीं राज्य की संपत्ति घोषित कर दी, कहीं उनको ज़मीन माप के दे दी, वो उससे बाहर जाके खेती नहीं कर सकते थे। तो उनको अब तो कहीं क्या होता था, व्यापार भी मतलब अपनी खेती को एक व्यापार का रूप देना पड़ता था। तो जो व्यापारी लोग थे वो जंगल की तरफ आकर्षित हो रहे थे। तो व्यापारी लोग जो थे ना, बिचौलिए होते थे, वो जंगलों में जाते थे और इन आदिवासियों से जंगली प्रोडक्ट्स को, जंगली सामानों को, जैसे शहद हो गई, रेशम के कीड़े हो गए, स्लीपर्स हो गए, इनको सस्ती कीमत पर खरीद कर फिर क्या कहते हैं व्यापारियों को ऊंचे दामों पर बेच दिया करते थे।
तो मुनाफा किसका होता था? मुनाफा बिचौलियों का होता था। इनको तो वो कम कीमत में खरीदते थे आदिवासियों से और व्यापारियों को ऊँची कीमत में बेचते थे। तो बीच के जो बिचौलिए होते थे वो मुनाफा कमाते थे। अब रेशम की जो थी कीड़ों की खेती शुरू करेंगे। आदिवासियों को उन्होंने कहा कि हम तुम्हें नगद कर्जा देंगे, उसके बदले में तुम रेशम के कीड़ों की खेती करो और जो रेशम के कृमि कोष होते हैं वो हम तुमसे ले लेंगे। इसके बदले में तुम्हें पैसा नहीं चुकाना, उसके बदले में तुम्हें हमें कृमि कोष दे रहे हैं। तो वो उनको नगद कर्जा देते थे और उनसे रेशम की खेती करवाते थे। जब रेशम की खेती करने पर रेशम के कीड़ों के कृमि कोष तैयार हो जाते थे तो उसको जो बिचौलिए थे वो कम कीमत पर 1000 कृमि कोषों के लिए सिर्फ 3 या 4 रुपये आदिवासियों को देकर वो बाजार में 5 गुना कीमत पे उन्हें व्यापारियों को बेच दिया करते थे। तो व्यापारी क्या थे? वो बिचौलिए से लेते थे। बिचौलिए जो थे वो अधिक मुनाफा कमा रहे थे। तो जब आदिवासी समूहों को इन सबको पता चला कि भाई हमसे कम कीमत पर खरीदकर और बाजार में ऊंची कीमत पर बेचकर बिचौलिए अधिक मुनाफा कमा रहे हैं, तो उनको व्यापारियों से और समुदाय और बाजार से नफरत होने लगी और उन्हें ये लगने लगा कि ये व्यापारी और जो बाजार है ये हमारा दुश्मन है, ये हमें परेशानी देना चाहता है। उसके बाद आई काम की तलाश। धीरे धीरे अब आप देख रहे हो कि रोजगार की समस्या बढ़ने लगी। वन लोग आरक्षित होते जा रहे थे तो उनके खाने पीने जीवन यापन गुसर बसर की मजबूरी आ गई थी। तो वो काम की तलाश में अपने जंगलों से बाहर आए और जगह जगह काम की तलाश करने लगे। तो असम में चाय की खेती की पैदावार बढ़ रही थी। असम में चाय को पैदा करने के लिए और अधिक मजदूरों की आवश्यकता थी। आगे और खेत बढ़ाए जा रहे थे जिससे अधिक चाय के उत्पादन असम में हो सकते। तो उसके लिए मजदूरों की आवश्यकता थी। इसके साथ साथ कोयला खदान में काम करने के लिए भी मजदूरों की आवश्यकता थी। तो इन खदानों में और खेतों में असम चाय के खेतों में काम करने के लिए आदिवासियों को लगाया जाता था और ये आदिवासी जो थे ठेके पे लगाए जाते थे ठेकेदार के द्वारा। ठेकेदार इनको लेके जाता था और ठेके पर इनको वहाँ पर लगाया जाता था। तो ये अपनी मर्जी से उस काम को ना छोड़ सकते थे और ना ही काम से बीच में वापस आ सकते थे उस काम को छोड़कर। और इसके बदले में उन्हें वेतन भी बहुत कम मिलता था। जो वेतन था वो कम था और वो बेचारे इस वजह से भी परेशान थे कि पूरी मेहनत के बावजूद उन्हें वेतन नहीं मिलता था और वेतन ना मिलने की वजह से वो उस काम को जल्दी छोड़कर भी वापस नहीं आ सकते थे। उन्हें बीच में काम छोड़ने की इजाज़त नहीं थी। उसके बाद आते हैं, ये हो गया। अब हमारा आएगा बिरसा मुंडा। अब लास्ट में आप देखेंगे, मैंने शुरुआत में ही आपको बिरसा मुंडा के बारे में बताया था कि बिरसा मुंडा था जिसको लोग आदिवासी का चमत्कारी व्यक्ति मानते थे कि वो उनकी सारी परेशानियों को दूर कर देगा, उनकी बीमारियों को दूर कर देगा। तो बिरसा मुंडा कौन था? बिरसा मुंडा का जन्म 1870 के दशक में हुआ था। क्या हुआ था? बिरसा मुंडा का जन्म 1870 के दशक में मध्य में हुआ था। उसके पिता निर्धन थे, गरीब थे और वह भेड़ बकरियां चराते थे और बांसुरी बजाते थे और नाचते गाते अब इस प्रकार से अखाड़ों में नाच गा के वो अपना जीवन यापन करते थे। और उनका परवरिश कहाँ हुई? बोहंडा के आसपास के जंगलों में हुई। बोहंडा के आसपास के जंगलों में उनकी परवरिश हुई। उसने बचपन से ही अपने पिता को बहुत ज़्यादा परेशानी में देखा क्योंकि वो इधर उधर भटक के जैसे तैसे उनके जीवन यापन के लिए काम करके कुछ पैसे इकट्ठे करते थे और बड़ी मुश्किल से उन्हें खाने पीने को प्राप्त होता था। और उन्होंने बचपन से ही अपने आसपास के लोगों से एक स्वर्ण युग के बारे में सुना था कि जब ये दीपू हमारे जीवन में नहीं आए थे तो एक ऐसा समय था जब आपस भाई मिल के रहते थे। सारे जो आदिवासी थे मिल के रहते, एक दूसरे से कोई नहीं लड़ता था, सबके लिए खाने के लिए भरपूर होता था। जंगलों पर सब तरफ आदिवासियों का अधिकार होता था, किसी को कहीं भी जाने की मनाही नहीं होती थी। सब मतलब भाई एक दूसरे का खून भी नहीं करते थे, खून खराबा नहीं करते थे। तो वो बचपन से उन्होंने इस तरीके की एक कल्पना जो थी अपने बड़े लोगों के मुंह से कहानी के रूप में सुनी थी। तो वो जब वो बड़े हुए तो उन्होंने लोगों को विश्वास दिलाया कि हम भी चाहें तो अपने उस स्वर्ण युग को वापस ला सकते हैं, अपनी उस कल्पना के संसार को हम वापस जी सकते हैं जिसमें कोई किसी से लड़ेगा नहीं, किसी को खाने की कमी नहीं होगी, किसी को क्या कहते हैं रोजगार की कमी नहीं होगी, सब आराम से मिलजुल कर रहेंगे। तो वो इस तरह की एक कोरी कल्पना के बारे में सोचा करते थे और बिरसा ने सबको ये विश्वास दिला दिया था कि अगर हम सब एक हो जाएं और मिलकर इन औपनिवेशिक सरकार का विरोध करें तो हम लोग वापस से अपने उस स्वर्ण युग को प्राप्त कर सकते हैं। तो सारे लोग जो थे वो बिरसा को बहुत ज़्यादा मान देते थे, बिरसा की बातों से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। जो बिरसा की बातों को मानने वाले लोग थे वो बिरसा की बातों के अनुसार चलते थे। फिर
बिरसा ने इन सबको एकत्रित कर दिया और उन्होंने विद्रोह कर दिया, आंदोलन कर दिया इसके खिलाफ, अंग्रेजों के खिलाफ। आंदोलन फैलने के साथ अंग्रेजों ने सख्त कार्रवाई करने का फैसला लिया। जब आंदोलन बढ़ने लगा तो अंग्रेजों ने उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का फैसला लिया। 1895 में बिरसा को गिरफ्तार कर लिया गया। कब गिरफ्तार किया गया? 1895 में गिरफ्तार किया आंदोलन के लिए। 1895 में उसे गिरफ्तार कर लिया गया और 1897 में जो 2 साल की उसको सजा सुनाई गई। दंगे फसाद और विद्रोह भड़काने के खिलाफ 2 साल की सजा सुनाई गई। 1897 में जेल से लौटने के बाद बिरसा गांव-गांव घूमकर समर्थन जुटाने लगी। जब वो लौटा तो वो गांव-गांव जाकर लोगों का समर्थन जुटाने लगा और लोगों को अपने पारंपरिक तरीकों से रहने के लिए, अपनी भाषा को अपनाने के लिए, अपने जीवन यापन को, पारंपरिक जीवन यापन को अपनाने के लिए वो कहने लगा। और उसके नेतृत्व में एक नए समाज की स्थापना लोग करने का सपना देखने लगे, जहाँ पर वो दीकू लोगों से मुक्ति पा सकते थे। दीकू कौन? बाहरी लोग, औपनिवेशिक सरकार ब्रिटिश, तो जिनसे वो लोग मुक्ति पा सकते थे। और उसने कहा कि धीरे धीरे उन्होंने कहा कि हमें जो ये ब्रिटिश सरकार के जो प्रतीक या चिन्ह है उनके ऊपर धावा बोलना चाहिए, उनको मतलब मिटा देना चाहिए। और 1900 में बिरसा की हैजे के कारण मृत्यु हो गई। कब? 1900 में बिरसा की हैजे के कारण मृत्यु हो गई। और बिरसा की मृत्यु के बाद धीरे धीरे ये आंदोलन जो था वो धीमा पड़ गया। और आंदोलन के जो दो मायनों में महत्वपूर्ण था। पहला कि इस आंदोलन की वजह से अपने वैश्विक सरकार को भी अपने कुछ कानूनों को बदलाव करना पड़ा, जिससे कि बाहर के लोग इन आदिवासियों के जीवन में दखलंदाजी ना कर सके और ना ही उनके ज़मीनों को खींच सके। अपने वही शासन के विरुद्ध अपने गुस्से को व्यक्त करने में उनका ये जो कानून था वो अपने वैश्विक सरकार के विरोध, अपने गुस्से को, विरोध को प्रकट करने में सक्षम रहा, और जिसकी वजह से अंग्रेजी सरकार ने अपने नियम कायदों में बदलाव किए और आदिवासियों को भी कुछ छूट दी अपने हिसाब से जीवन जीने की। ओके स्टूडेंट्स, तो आज से आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट चैप्टर में अगले वीडियो में आपको समझाऊंगी। ओके, गुड डे।